सर आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है जर्नलिज्म के फील्ड में, और आपने तब शुरू किया था जब इंटरनेट का आई भी ढंग से नहीं था। उस वक्त रिसर्च की क्या स्टाइल थी आपकी? इंटरनेट का बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ज़माना नहीं था। और हम लोगों के यहाँ बीबीसी में बिल्कुल बगैर नोटिस के लोग आ जाते थे, बड़े बड़े फील्ड के एक्सपर्ट, और उनको आपको इंटरव्यू करना पड़ता था। आपके जर्नलिज्म के करियर में सर किताबों का क्या क्या योगदान रहा है? किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं? देखिए, हमें इतिहास, राजनीति और खेल की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। 2017 में शुरू हुई इस विवेचना ने अपनी जगह कैसे बनाई और ये अन्य प्रोग्राम से भिन्न कैसे? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो इस बात पर है कि ऐसी चीज़ बताई जाए जो पब्लिक डोमेन में ना हो, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग नहीं जानते आम तौर से। तो कई बार होता है ऐसा कि हम किसी और के जनरेटेड कंटेंट को यूज़ करते हैं उसको फैक्चुअल बनाने के लिए, तो उस वक्त कॉपीराइट के बहुत इश्यूज आ जाते हैं। जर्नलिस्ट को देखिए अपना ओरिजिनल कंटेंट देना चाहिए, और अगर यूज़ भी कर रहे हों तो उसको एट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये चीज़ हमने फला फला जगह से ली है। ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, एलपीयू जर्नलिज्म के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास व्यक्ति, मिस्टर रेहान फजल जी, सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी। स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू फीलिंग विद अस सर? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ रहकर, आप लोगों के साथ जो हमने समय बिताया। बहुत ही बडिंग जो जर्नलिस्ट हैं, बड़ा उत्साह है उन लोगों में, और सवाल पूछने की ललक है और सीखने की भी ललक है। जिस तरह से उत्साह से वो बातें सुन रहे थे, उसे बहुत अच्छा लगा। और सर हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और क्योंकि हम बडिंग जर्नलिस्ट हैं तो हमें उम्मीद है कि हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है जर्नलिज्म के फील्ड में, और आपने तब शुरू किया था जब इंटरनेट का आई भी ढंग से नहीं था। उस वक्त रिसर्च की क्या स्टाइल थी आपकी? मतलब क्या स्टाइल है सर आपकी रिसर्च की? देखिए, पढ़ने का शौक़ शुरू से था, और हर तरह की चीज़ पढ़ने का शौक़, तो वो चीज़ें पाइल अप हो रही थी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कभी बेकार जाती हो, वो सब चीज़ें पाइल अप हो रही थी। इंटरनेट का बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ज़माना नहीं था। और हम लोगों के यहाँ बीबीसी में बिल्कुल बगैर नोटिस के लोग आ जाते थे, बड़े बड़े फील्ड के एक्सपर्ट, और उनको आपको इंटरव्यू करना पड़ता था। तो उस समय जो कुछ आपने उनके बारे में पढ़ रखा है वो काम देता था। सर उतना ही रहता था हमारे पास। हमें याद है कि एक बहुत मशहूर हॉकी के कमेंटेटर थे जसदेव सिंह, वो आए हुए थे बुश हाउस में विज़िट करने। तो हमसे कहा गया उनको इंटरव्यू करने के लिए। कोई किताब नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। जब 5 मिनट की नोटिस में कहा गया कि जसदेव सिंह आपके सामने बैठे हुए हैं, तो वो इंटरव्यू, क्योंकि हम हॉकी के बारे में जानते थे, हॉकी के में भारत के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं वो हमें पता थे, तो वहाँ से हमने शुरुआत की कि भारत ने पहला विश्व कप जब 1975 में जीता था कुआलालंपुर में, तो आप उस मैच को देख रहे थे। तो आप हमें डिस्क्राइब करिए उस समय का क्षण, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो फिर वहाँ से फिर बात से बात निकली, और ये फिर जो कि एक कॉमन सेंस होता है कि साहब आपने अपना करियर कहाँ से शुरू किया, किससे आप ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बताया मेलविल डेमेलो हमारे आदर्श होते थे, पहली कमेंट्री किस तरह की, कमेंट्री के लिए क्या क्या करते हैं। तो इस तरह के सवाल जिसे कहते हैं कि जिसके लिए कोई ख़ास कॉमन क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो चीज़ें पता थी उनके बारे में, और फिर उससे से सवाल निकलते चले गए। सही बात है। पढ़ने लगो तो किताबें भी कम है, और ना पढ़ो तो शायद पन्ना भी ज़्यादा है। आपके जर्नलिज्म के करियर में सर किताबों का क्या योगदान रहा है? किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं? देखिए, हमें इतिहास, राजनीति और खेल की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। खेल चूँकि हमारा पैशन है, इसलिए खेल की किताबें हम शौकिया पढ़ते हैं, उसका हमारे प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हिस्ट्री में हालांकि हमने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात का डेवलपमेंट है कि हिस्ट्री में हमें दिलचस्पी आने लगी। बीबीसी में एक शो आता था विटनेस, वो शो देखा हमने, और हमें लगा कि हम शायद
उतना ही अच्छा या शायद उससे भी अच्छा शो कर सकते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा मिली। तो इतिहास की किताबें पढ़ने का शौक़, और हर तरह की, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब उसको पढ़ने का शौक़ रहा। और पढ़ते वक्त हम उसको कवर टू कवर पढ़ते हैं, ये नहीं कि कुछ पेजेस छोड़ दिए और इंटरेस्टिंग वाक़े पढ़ के बोरिंग वाक़यों को वो कर दिया। कंप्लीट, और उसको अंडरलाइन भी करते हैं जिनको हमें लगता है कि जिनका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है या रेफरेंस में वो आ सकते हैं। तो उस समय तो नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है, लेकिन लॉन्ग रन में लगता है, लॉन्ग रन में वो फ़ायदा होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपने पढ़ रखी होती हैं और कहीं उनकी ज़रूरत होती है तो आप को कोट करने में दिक्कत नहीं होती, रेफरेंस देने में भी ईजी हो जाता है। बिल्कुल। सर, तमाम आजकल न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं और उसी बीच 2017 में आपकी विवेचना शुरू हुई। 2017 में शुरू हुई इस विवेचना ने अपनी जगह कैसे बनाई और ये अन्य प्रोग्राम से भिन्न कैसे? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो इस बात पर है कि ऐसी चीज़ बताई जाए जो पब्लिक डोमेन में ना हो, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग नहीं जानते आम तौर से। तो वो जो स्टीरियोटाइप चीज़ें होती हैं उसको बताने से बचा गया, जिसके बारे में हर कोई जानता है। ऐसी ऑफ बीट चीज़ें जिनके बारे में लोग या तो बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, तो उसमें लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढ कर लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें आप गप सुना रहे हों, उसमें आप कोई ऐसी चीज़ जो सुनी सुनाई चीज़ सुना रहे हैं। उसको भी ऑथेंटिकेट करना, उसको बाकायदा रेफरेंस देना, उसका सोर्स बताना कि हम क्यों बता रहे हैं और कहाँ से बता रहे हैं। तो ये चीज़ें शुरू में जब विवेचना लोगों ने सुनना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये एक अलग किस्म का कार्यक्रम है जिसमें ऑथेंटिक चीज़ें पता चलती हैं और इसमें कोशिश की जाती है कि हम पूरी तरह से अनबायस्ड रहें इसमें। तो ये चीज़ लोगों को पसंद आती है, तो धीरे धीरे वो पॉपुलर होता गया और अब तो कई शो ऐसे हुए हैं जिनकी जो लिसनरशिप है वो 1 करोड़ से भी ऊपर गई है। उसको लोगों ने सुना है उसको, और अभी भी सुनते हैं। क्योंकि इसे वाकई में हम भी विवेचना सुनते हैं तो सुनने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि हमें इसको और कहीं से परखने की ज़रूरत है या जांचने की ज़रूरत है। ये पूरा अपने में एक बाकायदा पूरा डिटेल। और बहुत से लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि किताब में पढ़कर किसी चीज़ को समझने से ज़्यादा आसान है किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ को सुनना। वो बहुत तेज़ी से आपके दिमाग में जाती है। तो हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत से जो प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसको बहुत शौक़ से सुनते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, क्योंकि उनके पास खाली समय होता है, सीमाओं पर रहते हैं, उनको करंट अफेयर्स या हिस्ट्री की चीज़ों की दरकार रहती है, तो वो लोग भी इसको बहुत शौक़ से सुनते हैं। स्टूडेंट्स में तो खैर पॉपुलर है ही, और जो लेगेसी है बीबीसी की, जो पुराने बीबीसी के श्रोता हैं वो अपने आप को इससे जोड़ कर देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये एक अकेली चीज़ है जो पुरानी बीबीसी की याद दिलाती है, तो वो इसको सुनना पसंद। ऐसे प्रोग्राम से ज़्यादातर जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही प्रेरित होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो भी अपनी खुद की कोई कहानी बनाएं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिस पे एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। तो कई बार होता है ऐसा कि किसी और के जनरेटेड कंटेंट को यूज़ करते हैं उसको फैक्चुअल बनाने के लिए, तो उस वक्त कॉपीराइट के बहुत इश्यूज आ जाते हैं। तो जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं, कॉपीराइट इशू? देखिए, ये हमारे साथ बहुत समस्या आती है, क्योंकि हमारे बहुत से कंटेंट को बहुत से लोग और काफ़ी प्रेस्टीजियस संस्थाओं के लोग बिना एट्रीब्यूट किए अपना बताकर प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ वो मात खाते हैं वो ये कि वो प्रेजेंटेशन हमारे जैसा नहीं ला पाते या आवाज़ हमारी जैसी नहीं ला पाते, हूबहू हमारी स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो उसको पढ़ रहा है उसको पढ़ने का सलीका नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जो कि हमें कई लोग फ़ोन करके बताते हैं कि साहब आपका
ये मटेरियल फलानी जगह यूज़ हुआ और ये लोग कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को देखिए अपना ओरिजिनल कंटेंट देना चाहिए, और अगर यूज़ भी कर रहे हों तो उसको एट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये चीज़ हमने फला जगह से ली है, ये इस किताब का एक्सर्प्ट है या इस फिल्म से लिया गया है। कॉपीराइट इशू में देखिए 50 साल के बाद कॉपीराइट इशू इतना गंभीर इशू नहीं रहता। किसी किताब के पब्लिकेशन के 50 साल बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहे होते। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर आप कहीं से ले रहे हों, किसी अखबार से ले रहे हैं, तो बताइए कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 9 नवंबर के अंक में इस हेडिंग के साथ छपा था। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, और ये बड़ी बात है कि लोग इसको भी पसंद करेंगे कि आपने आखिर वो अखबार पढ़ा तो तभी तो आप कोट कर रहे हैं उस अखबार के बारे में। तो ये चुराने वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ जो आप पढ़ रहे हों, जहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा हो, उसको बाकायदा बताइए कि आपने इसको कहाँ से लिया है, तो लोग इसको पसंद करेंगे। ईमानदारी लोगों को पसंद आएगी। आई एम श्योर सर, आपके ये जो दिए गए सजेशंस हैं वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं दे विल फॉलो इट। तो ये थे मिस्टर रेहान फजल, सीनियर जर्नलिस्ट BBC। इनसे बातचीत करके हमने इनके अनुभवों को साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट।